हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ समसामयिक की जनवरी 2023 यानी कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ और ये जनवरी का फाइनल पार्ट है। यहाँ पर प्रशासन अकादमी की फ़ोटो डली हुई है जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको जाना है, जिस चीज़ के बारे में भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखिए। ये फ़ोटो प्रिंट कर लीजिए और इसको अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिए ताकि आपका लक्ष्य कभी आपके आंखों से ओझल ना हो। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पे मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सके, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे लगातार डलते रहते हैं, नई चीज़ें डलते रहते हैं और यहाँ पे आने से आपको जो अपडेट्स हैं वो लगातार मिलते रहते हैं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी का पार्ट 2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ है, इसलिए इसके बारे में कोई भी शंका करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसे करंट अफेयर है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। हो सकता है कि ये करंट अफेयर आपने किसी दूसरे बुक्स या किसी दूसरे साइट वगैरह पे पढ़ी हो, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे बने हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग नज़र आएंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्योंकि अभी जो पीएससी है या फिर व्यापम है, उसका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो ध्यान से पढ़िए, पूरी तरह से वीडियो देखिए और पढ़ने के बाद नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि ये चीज़ें रिवीजन करने में आपके लिए आसानी हो। बहुत सारे लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, लेकिन पीडीएफ वगैरह देने का कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को खुद तैयार कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और चीज़ें आपको अच्छी तरह से रिवाइज होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने 6 क्वेश्चन देख लीजिए, अब 7वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता एथलीट कौन है। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के एक एथलीट हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। वो कौन है, इसका डिटेल भी हम देखेंगे। हर क्वेश्चन का डिटेल हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे इसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि बिना डिटेल देखे क्वेश्चन पढ़ने का या क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और चारों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेंगे तो वो फिर किसी काम का नहीं, उसको आप भूल जाएंगे। तो आपको डिटेल देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन है ए ज्योत्सना महंत, ऑप्शन बी जय ज्योत्सना, ऑप्शन 3 आरू साहू, ऑप्शन 4 टिकेश्वरी वर्मा। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको उसके बारे में जानना है, आपको कोशिश करनी है सही आंसर लगाने की। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता एथलीट कौन है। ज्योत्सना महंत, जय ज्योत्सना, आरू साहू, टिकेश्वरी वर्मा। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो ये क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि ज्योत्सना महंत जो हैं वो सांसद हैं और ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जय ज्योत्सना के बारे में नहीं सुना है। आरू साहू आप जानते हैं कि एक छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं जो बहुत ही अच्छा गायिका का काम करती हैं। टिकेश्वरी वर्मा एक एथलीट हैं जो दूसरे खेलों में पहले ही पदक ले चुकी हैं। अगर आपने इसके पहले पढ़ा हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जय ज्योत्सना। तो इस तरह से कई बार जब आपको आंसर नहीं पता होता तो बाकी के आंसर को एलिमिनेट करके आप अपना एग्जैक्टली सही आंसर भी निकाल लेते हैं। आइए चलते हैं इसके डिटेल के ऊपर, डिटेल देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है इसका डिटेल। ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी वो हुई थी गुवाहाटी में। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की विजेता ने कहाँ से पदक जीता है। यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी। ये आयोजित हुई थी गुवाहाटी में। अब इसमें जो जय ज्योत्सना हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। छत्तीसगढ़ की तरफ से इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और असम के गुवाहाटी में ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स अंडर 14 कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, कितने सारे डिटेल्स निकलती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी निकालना है। पहला तो ये कि ये गुवाहाटी में हुआ था। दूसरा तो ये जय ज्योत्सना ने यहाँ पे कांस्य पदक जीता। तीसरा कैटेगरी कौन सी है इनकी, तो अंडर 14 गर्ल्स कैटेगरी में 500 मीटर स्प्रिंग यूथ गर्ल्स में इन्होंने ये पदक जीता है। तो जब एक साथ इतने सारे डिटेल्स आप एक क्वेश्चन के पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटेगा नहीं और कोई भी चीज़ यहाँ पे आपसे छूटेगी नहीं और क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन का ना पोस्टमार्टम कर दिया कीजिए, चारों ऑप्शंस को देखा कीजिए, क्या उसका डिटेल है वो सारी चीज़ें देखा करिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ा करिए। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार ने वीरता के क्षेत्र में बेटियों को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने वीरता के क्षेत्र में बेटियों को कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए महारानी देवेंद्र कुमारी पुरस्कार, ऑप्शन बी केम्बटीनबाई पुरस्कार, ऑप्शन सी माता बहादुर कलारीन पुरस्कार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। राज्य सरकार ने वीरता यानी कि ब्रेवरी के क्षेत्र में बेटियों को यानी कि गर्ल्स को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़ में जो गर्ल्स हैं उनकी ब्रेवरी को देखते हुए एक अवार्ड उन्हें दिया जाएगा हर वर्ष, और इस अवार्ड का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है महारानी देवेंद्र कुमारी, ऑप्शन बी है केम्बटीनबाई, ऑप्शन सी है माता बहादुर कलारीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और नहीं पता तो चलते हम इसके डिटेल की तरफ, ताकि आपको न सिर्फ इसका आंसर पता चल जाए बल्कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी भी हासिल कर लें। तो अब जो गर्ल्स हैं अगर वो ब्रेवरी के क्षेत्र में आती हैं, कुछ बहादुरी भरा वो काम करती हैं, तो उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा उसका नाम होगा माता बहादुर कलारीन पुरस्कार। अब यहाँ पे माता बहादुर कलारीन के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये हैं कौन, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। तो जो माता बहादुर कलारीन हैं वो कलार समाज से संबंध रखती हैं, और 2023 का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था रायपुर में, उसमें उन्होंने कहा कि माता बहादुर कलारीन के साहस और उनकी अदम्य वीरता पर हम सबको गर्व है, उनके नाम पर वीरता के क्षेत्र में बेटियों को पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर ये डिटेल हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और कि माता बहादुर कलारीन का मंदिर कहाँ पर है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, माता बहादुर कलारीन का मंदिर कहाँ पर है, इसका आपको आंसर देना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मास्टर आदित्य प्रताप सिंह किस जिले के निवासी हैं? मास्टर आदित्य प्रताप सिंह को राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि वो छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बिलासपुर, बी अंबिकापुर, सी भिलाई और डी रायपुर। तो इस तरह से आप अपने आंसर को दीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं पता तो हम इसके डिटेल पे जाएंगे। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मास्टर आदित्य प्रताप सिंह किस जिले के निवासी हैं? ए बिलासपुर, बी अंबिकापुर, सी भिलाई, डी रायपुर। चलते हैं डिटेल की तरफ ताकि आपको आंसर पता चल जाए। जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखिए, आदित्य प्रताप सिंह के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार वो है कौन और कहाँ के रहने वाले हैं। तो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है, और इसे राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। जो मास्टर आदित्य प्रताप सिंह चौहान हैं उन्हें इस सम्मान से पुरस्कार किया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार इसको हम पूरी तरह से कहते हैं, और ये राजधानी रायपुर के रहने वाले हैं। तो मास्टर आदित्य प्रताप सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के रहने वाले हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दिया किसने है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। आखिरकार इन्होंने क्या किया था ऐसा कि इन्हें ये सम्मान मिला है? तो आदित्य ने माइक्रोमा नाम का एक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया, माइक्रोकास्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। ठीक है, तो आदित्य ने, कास्टिक यहाँ प्लास्टिक होगा, माइक्रोप्लास्टिक, आदित्य ने माइक्रोमा नाम का एक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया और माइक्रोप्लास्टिक डिटेक्ट कर सकता है और फिल्टर कर सकता है, जिससे कि हम किस तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी कितना प्रदूषित है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। तो 3 फैक्ट्स। पहला तो ये, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार देता कौन है? राष्ट्रपति। इसके बाद मिला किसे है? आदित्य प्रताप सिंह चौहान को। और कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर के। किस लिए दिया गया है? माइक्रोमा नाम का उपकरण तैयार किया गया है। तो एक क्वेश्चन से आपने 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन परफेक्ट रहेगा, आपसे चीज़ें छूटेंगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किन विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? छत्तीसगढ़ की किन विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? हाल ही में पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि वो लोग कौन है। ऑप्शन ए उषा बारले, ऑप्शन बी अजय कुमार मंडावी, ऑप्शन सी डोमार सिंह कुंवर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही है। और नहीं पता अभी तक आपको, तो चलिए हम इसके डिटेल की तरफ चलते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिरकार इन्हें पद्मश्री से क्यों सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देखिए, उषा बारले, अजय कुमार मंडावी, डोमार सिंह कुंवर। अगर आपको नाम याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप दाऊ के नाम से इन्हें याद कर सकते हैं। इंग्लिश में DAU, जिसे हिंदी में हम दाऊ प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब ये दाऊ क्या है? D फॉर डोमार सिंह कुंवर, A फॉर अजय मंडावी और U फॉर उषा बारले। तो अगर आपको तीनों नाम याद रखने में दिक्कत हो रही हो तो आप दाऊ के नाम से इन्हें याद कर सकते हैं कि इस वर्ष का जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को मिला है जिनका नाम दाऊ है। D फॉर डोमार, A फॉर अजय, U फॉर उषा बारले। अब उषा बारले क्या है? उषा बारले
प्रसिद्ध पंडवानी गायिका हैं। क्या करती हैं ये? पंडवानी गायन का काम करती हैं। उसके बाद अजय कुमार मंडावी क्या करते हैं? ये काष्ठ कला में पारंगत है। अब यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है कि शांता आर्ट ग्रुप के संस्थापक कौन हैं। तो शांता आर्ट ग्रुप के संस्थापक अजय कुमार मंडावी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अभी ये भी पूछ सकता है कि अजय कुमार मंडावी जिन्हें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है वो किस संस्था से संबंधित हैं? तो वो शांता आर्ट ग्रुप से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके लिए हो सकता है। डोमार सिंह कुंवर छत्तीसगढ़ी नाट्य नाचा कलाकार हैं और ये अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध लगातार अपनी आला आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। तो इनके इन्हीं 3 योगदानों की वजह से कला के क्षेत्र में उषा बारले, अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। नोट्स बना लीजिएगा ताकि जो कुछ भी मैं आपसे ब्रीफ कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आए और आप उसको लिखते चलें। देखिए पीडीएफ प्रोवाइड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीडीएफ प्रोवाइड करने से सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में ही पता चलेगा। जिस तरह से मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको डिटेलिंग दे रहा हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा और उसकी वजह से क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। तो वीडियो को देख लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, एक बार से ज़्यादा बार देख लीजिए और उसको नोट करके उसके बाद फिर रिवीजन करने की कोशिश करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता, कॉलेज और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग की 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इनके नाम क्या हैं? पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता को, कॉलेज के छात्रों को और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए संस्कृति विभाग की 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब एक तो क्वेश्चन ये है कि इन 2 नई योजनाओं का नाम क्या है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये योजनाएं किस विभाग के द्वारा शुरू की गई हैं। तो आपको उल्टा और सीधा दोनों देखना है अपने क्वेश्चन में कि किस तरह से वो क्वेश्चन और ज़्यादा डिटेलली लेके एग्ज़ाम में आ सकता है। इस तरह से जब आप अपना ब्रेन खुला रखेंगे, क्वेश्चन को बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपसे आंसर ज़रूर सॉल्व होगा। तो ये 2 नई योजनाएं हैं जो कि आम जनता, कॉलेज या स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए शुरू की गई हैं। क्यों? समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू कराने के लिए संस्कृति विभाग के द्वारा। इनकी नाम क्या है ये आपको बताना है। पहला है मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये 4 आपके ऑप्शन है। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी 2 योजनाएं हैं जो संस्कृति विभाग ने शुरू की हैं समृद्ध पुरातत्व और ऐतिहासिक धरोहरों से आम जनता, कॉलेज और स्कूली बच्चों को परिचित कराने के लिए। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब ये जो योजना है ये संस्कृति विभाग के द्वारा शुरू की गई है, ये तो आपको जानकारी मिली गई। पहली योजना है मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री धरोहर योजना। अब इसमें 2 स्कूलों और 2 कॉलेजों का चयन किया जाएगा और उसके साथ आम जनता, जो अन्य शासकीय कार्यालय हैं या अन्य लोग हैं, उनको भी चयन किया जाएगा और जो पुरातत्व है और ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ पे इनको घुमाया फिराया जाएगा और उनकी जानकारी दी जाएगी ताकि जो बच्चे हैं, कॉलेज के छात्र हैं, आम लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से, पुरातत्व से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। और इसी के लिए संस्कृति विभाग ने ये 2 नई योजनाएँ शुरू की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना और मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना, यानी कि उपरोक्त दोनों, ये सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कंटेंट है ये आपको पसंद आया होगा और इस तरह से कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद होंगी और समझ में भी आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितनी धान खरीदी की है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए आउटडेटेड है क्योंकि आप इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जो इसका डिटेल में बताऊंगा वो आपके लिए नया होगा। ऑप्शन ए 98.51 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 102.27 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 105.25 लाख मीट्रिक टन और ऑप्शन डी 107.52 लाख मीट्रिक टन। अब इन चारों में से क्या सही है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कितनी धान खरीदी की है। ऑप्शन ये रहा आपके सामने चारों, इसमें से जो भी ऑप्शन सही है उससे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और नहीं पता तो मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में 107.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यानी कि 2022-23 में जो धान खरीदी हुई है वो कितनी हुई है? 107.52 लाख मीट्रिक टन।
जबकि 2021-22 में कितनी खरीदी हुई थी? 98 लाख मीट्रिक टन, 98 लाख मीट्रिक टन। बहुत ज़्यादा उससे ये आगे गए हैं और एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्यों? क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में कभी भी इतनी बड़ी धान खरीदी नहीं की गई थी। अब छत्तीसगढ़ देश में पंजाब के बाद दूसरा राज्य है जहां सर्वाधिक मात्रा में धान खरीदा गया है, यानी कि अभी भी जो फर्स्ट पोजीशन पे है धान खरीदने के मामले में, वो कौन है? वो है पंजाब। अब इतने धान की बिक्री की गई है तो किसान कितने थे जिन्होंने इतने धान की बिक्री की है? तो 23.42 लाख किसान हैं जिन्होंने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 23.42 लाख किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा, और ये 23.42 किसानों ने कितना धान बेचा है? 107.52 लाख मीट्रिक टन। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से अपने डाटास को अपने नोटबुक में नोट करना है और उसे बार बार रिवाइज करना है ताकि चीज़ें आपसे छूटे ना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप जानकारी हो, डीप नॉलेज हो और आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा वीडियोस को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इसका मदद ले सकें। याद रखिए, ज्ञान हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है। इसीलिए मैं आपको तमाम कोशिशें करता रहता हूं कि किस तरह से मैं आपको नई चीज़ें अपडेट कराते रहूं ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और आप जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उस लक्ष्य में आप ज़रूर सफल हों। और लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए ताकि वो कभी भी आंखों से ओझल ना हो और कितनी भी परेशानी या कठिनाई आए आप अपने पथ पर अड़े रहें, डटे रहें। तो फिर मिलूंगा अब फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।